जाने माने आदरणीय डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हम पधारे हैं, डॉक्टर रोहित जोसेफ, डॉक्टर हेमा, डॉक्टर शीला जी, सिंधु, डॉक्टर मीना और रहेंगे बाकी दो अध्यापिकाएँ और बाहर से आने वाले डेलीगेट के रूप में आने वाले अध्यापक बंधुओं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। तो आजकल तो समकालीनता या साहित्यिक पक्षधरता पर थोड़ी बात आधे घंटे या 35 मिनट तक और उसके आसपास थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हालांकि डॉक्टर त्रिपाठी जी हमारे बीच में आए हैं और कविता पर हम उतने उनके समान तो बड़ा तो हस्ताक्षर नहीं है, तो इसलिए मैं इस भाषण को 35-40 मिनट में समाप्त करने का आकांक्षी हूँ। जैसे आप जानते हैं, समकालीनता का प्रश्न, समकालीनता के प्रश्न के लेकर जब तक हमारा साहित्य रहेगा उस तक वाद और उस पर तो वाद विवाद और गहराई से चर्चा चलती रहेगी। लेकिन मैं जानता हूं कि शायद समकालीनता के बारे में और पिछले दिन में कुछ लोग तो उस पर गहराई से शायद तो उस पर विचार रखा होगा, और इसलिए तो समकालीनता कुछ ഒത്തിരി പറഞ്ഞതല്ലേ, तो कैसे समकालीनതയെ പറ്റി ഒത്തിരി പറഞ്ഞാണോ, तो വേറെ മറ്റു ഭാഗത്തിലോട്ട് പോയാൽ മതിയോ? കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? हाँ, जो भी हो, तो 60वीं कविता और 17वीं कविता और आज तक जो कविता है, कविता का एक बहुआयामी परिदृश्य हमारे सामने है। तो जैसे मैंने बताया, तो हमारे आशीष त्रिपाठी जी सृजनात्मक साहित्यकार और हमारे प्रेरणा स्रोत है। वैसे ही मान्य और हमारा जो मित्र यहाँ आने का वादा दिया था, विजय कुमार जी भी कविता के बड़े अधिकार प्रवक्ता है। उसी मायने में हम तो हमारे अधीन ज़्यादा लोग उपन्यास और कहानी पर 2-3 लोगों ने कविता पर पीएचडी की उपाधि ली है, लेकिन ज़्यादा अधिक तो हम मैं और रोहित जी तो उपन्यास के थोड़ा या उसकी जानकारी रखता है। तो समकालीनता, जैसे मैंने बताया, समकालीनता एक व्यापक और बहुआयामी शब्द है। समकालीन शब्द आधुनिक काल का सूचक है, तो ये आधुनिक काल का सूचक है। फिर भी तो इस परंपरा के साथ साथ हम पुराने कवियों को भी जोड़ सकते हैं, कभी कभी जोड़ सकता है। समकालीनता यथार्थ में अपने समय की महत्वपूर्ण समस्याओं के साथ उलझना है। साहित्यकार लोग, जो बड़े बड़े प्रोफेसर और साहित्यकार लोग उस समकालीनता से उलझते हैं, तो वर्तमान में उस पर परिचर्चा करता है। समकालीनता का आशय अपने समय के प्रति पूरी तरह सजग रहना है। महान लेखक धूमिल के अनुसार रूप, रंग और अर्थ के स्तर पर आजाद रहने के सामने बैठे आदमी की गिरफ्त में न आने की तड़प एक आवश्यक और समझदार इच्छा जो आदमी से जोड़ती है, मगर आदमी की जेब या जूते में नहीं डालती। स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा और उसके लिए पहल, और उस पहल के समर्थन में लिखा गया साहित्य समकालीन साहित्य है। तो उसी रूप में तो हम कह सकते हैं कि समकालीनता का बोध, समकालीनता तो बहुत पहले से ही है। 60 या 70 या 90 के दशक से
सिर्फ उससे समकालीनता का जुड़ना तो केवल ऐसी ही बात नहीं है। जब तक साहित्य चिरंतन रूप में, चिरस्थायी रूप में हमारे बीच में मौजूद रहेगा तो ये समकालीनता का प्रश्न उड़ता है। जैसे सागर की लहरें हैं, अनगिनत लहरें उड़ती गिरती है, उस प्रकार समकालीनता का प्रश्न भी वैसे ही कबीर में समकालीनता है, निराला में है, मुक्तिबोध में भी समकालीनता है। लेकिन हम आज के की समस्याओं को, आजकल हमारे बीच जो समस्या है वो, लेकिन उसमें बेरोजगारी, गरीबी, वैसे प्रश्न या उग्रवाद जैसे प्रश्न कुछ साल पहले भी हमारे बीच मौजूद रहे थे। तो इसलिए तो मैंने एक छोटा आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने परंपरा से भी समकालीनता को और साहित्यिक पक्षधरता को जोड़ने का प्रयास किया था। तो उसमें साहित्यिक पक्षधरता पर भी मैंने लिखा था। और एक बड़ा विद्वान अंग्रेजी के प्रकांड कवि एलियट ने तो उस परंपरा और समकालीनता के बारे में भी बताया है। तो साहित्य के विमर्श में जहाँ जहाँ साहित्य पर बड़ी परिचर्चा होती है तो वहाँ पर समकालीनता रहेगी, साहित्यिक पक्षधरता रहेगी, बहुत सारे नए प्रश्न भूमंडलीकरण के साथ साथ जो प्रश्न भी आता है वो भी जुड़े रहेंगे। एलियट ने इस प्रकार बताया था, नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, his significance, his appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone. You must set him for contrast and comparison among the dead. एलियट का विचार है कि जहाँ पर हम धूमिल के बारे में, हम लीलाधर जगूड़ी के बारे में या अरुण कमल के बारे में या किसी बड़े साहित्यकार के बारे में परिचर्चा करते हैं, वास्तव में हम उस परंपरा से, परंपरा के बड़े बड़े विद्वान आदमी हैं, उनसे जोड़कर उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसलिए टी.एस. एलियट ने बताया, यू कैनॉट वैल्यू हिम अलोन, यू मस्ट सेट हिम फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन अमंग द डेड। आई मीन दिस एज ए प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक, नॉट मियरली हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। तो जहाँ विमर्श, साहित्य विमर्श जारी रहता है, वहाँ पर सबसे प्रमुख रूप में ये समकालीनता और साहित्यिक पक्षधरता भी आएगी। समकालीनता सबसे मुख्य बात है। तो हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों में भी ऐसे ही बात है, तो उस पर ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हिंदी साहित्य की अमर विभूतियों के बारे में इसलिए मैं बताता हूँ कि साहित्य के निरंतर विकास और उसकी गरिमा कायम करने में ऐसा अनुशीलन एवं विमर्श चलते रहना चाहिए। हिंदी भाषा के सार्वदेशिक स्वरूप को बनाने में कबीरदास, उसके बाद अनेक भक्तिकालीन कवि और बाद में नए परिप्रेक्ष्य में, जैसे मैंने इंगित किया, हमारा महाप्राण निराला जी, मुक्तिबोध, लीलाधर जगूड़ी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आदि अनेक कवि अब तक जो लोग लिख रहे हैं, केदारनाथ सिंह जैसे लोग, आज तक जो कवि विराजमान है, उन सबका मूल्यांकन करने की बड़ी आवश्यकता है। तो समकालीनता पर तो मेरा विचार है कि शायद मेरी याद है, शायद पहले तो समकालीनता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर तो प्रमुख वक्ताओं ने भाषण दिया होगा, फिर भी 7-8 प्रवृत्तियों के बारे में मैं बताऊंगा। तो 60वीं कविता और 17वीं कविता में तो सबसे प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियां यह है। पहली प्रवृत्ति है सामाजिक वेदना की अनुभूति, दूसरी अनास्था और अविश्वास। ये सब आप सुने हैं, आप सुनी है। असफलता, अफसोस, घोर नैराश्य की भावना,
और सब प्रकार के कुंठाओं के बारे में, कुंठा और अवसादग्रस्त परिप्रेक्ष्य को, माहौल को लिखने की आकांक्षा। और फिर है अत्याचार, पांचवा है अत्याचार, अनाचार एवं अन्याय के प्रति आक्रोश। छठा विद्वेष, जलन, ऐसी उसकी अभिव्यक्ति। सातवां अव्यवस्थित जनतांत्रिक प्रणाली का चित्रण। आठवें व्यंग्योक्ति की प्रधानता। नवें अस्तित्व बोध। अस्तित्व बोध तो पहले कविता में तो उस पर अस्तित्व बोध की परिकल्पना पर कई प्रकार की कविताएं हमारे यहाँ भी आई है। स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना। 11वां है स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान की भावना। 12वें आत्मस्थापना की भावना। तो ऐसा मैंने नहीं लिखा, किसी बड़े विद्वान विमर्शक ने लिखा, मैं सिर्फ उसका कॉपी करके आपके पास प्रस्तुत करता हूँ। इस प्रकार यथार्थ की धरती पर 60 और 70 के कवि तो यथार्थ जो सामाजिक ठोस यथार्थ है, वैसे भी मैंने बताया निराला ने तो ऐसे बड़े बड़े कवियों ने पहले ही एक साहित्यिक ठोस यथार्थ को हमारे सामने रखा था। जैसे विधवा कविता, जैसे बादल राग कविता, मैं तोड़ती पत्थर, ऐसी कविताओं के द्वारा तो एक ठोस यथार्थ, एक यथार्थवाद, एक यथार्थवादी माहौल हिंदी जगत में पहले अवतरित हुआ और उसने मानवीय सद्वृत्तियों को उत्खाड़ित करने तथा संस्कारों को परिष्कृत करने की ललक, क्षमता एवं दक्षता है। 60 के दशक में 60वीं कविता और 70वीं कविता में जो प्रवृत्तियां आई है, उनका एलोंगेशन उन्हें बैठा चढ़ाकर 80 के दशक और 90 के दशक में भी दोहरा कर आए हैं। सत्ताधारियों, स्वार्थी राजनेताओं, पदलोलुप अधिकारियों तथा अराजक तत्वों के प्रति तो इसमें एक खींच है, एक विद्वेष है, जलन की प्रवृत्ति है। तो इस काव्यधारा के कवियों में मैं समझता हूं कि मेरा विचार है कि शायद धूमिल और लीलाधर जी गुडी पर तो पहले ही बड़ा भाषण इस पर हुआ होगा। तो इस काव्यधारा कवियों में सुदामा पांडे धूमिल, त्रिनेत्र जोशी, रघुवीर सहाय, सिद्धिनाथ कुमार, अचल राजपूत, श्याम नारायण एवं ललित शुक्ल के नाम स्मरणीय है। अर्थात 60 के कवियों में, 60 के उस दशक में। वैसे ही प्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग, सिद्धनाथ की टूटा हुआ आदमी, नरेश मेहता की संशय की एक रात। नरेश मेहता की कविता शायद आपके लिए परिचित है। राम के तो श्री राम के मन में जो अंदर द्वंद्व है, श्री राम केवल लोकमानस का प्रहरी ही नहीं, ईश्वर ही नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में मानव के मन में जिस प्रकार तो ये द्वंद्व उभरता है, श्री राम के मन में भी तो संशय की रात में वो द्वंद्व उभरता है। तो दुष्यंत कुमार की एक कंठ विषपाई, अचल राजपूत की क्षितिज की खोज, वैसे ही सिंह पर उगी हुई लाश, श्याम नारायण की चट्टान, कलाकार और बालू, मरना जीना व्यर्थ है, ये सब अचल राजपूत की कविताएं हैं। ये सब 60 के दशक के आकाश में उस व्योम में आई हुई कविताएं हैं। 60वीं कवि में वस्तुतः तो ये धूमिल का युग, जैसे ही आप जानते हैं, आपने पढ़ी है, पटकथा पढ़ी है, पटकथा शायद तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पटकथा शामिल था, कुछ साल पहले शामिल था। तो 60वीं कविता में कवि का मोह भंग हुआ है। नोट करने का पॉइंट है, कवि का मोह भंग। 60वीं कविता में कवि का मोह भंग, वो वर्तमान व्यवस्था से दुखी होकर विद्रोही स्वर में बोलने लगा है। 60 के दशक में
तो वर्तमान व्यवस्था से दुखी होकर विद्रोही स्वर में बोलने लगा है। कथ्य, तथ्य एवं प्रेषणीयता, कम्युनिकेशन के प्रति ये लोग बहुत सजग है। धर्मवीर भारती जी धूमिल, लेकिन उसमें उसका शायद 3-4 कवियों की कविता में तो बिंब वैसी बात या कुछ अधिक या बहुत अधिक तो हमारे पुराण से शमशे की रात की भांति पुराणों के मिथ और प्रतीकों को लेकर ही कविता आगे बढ़ी है। जीवन मूल्यों के प्रति उसमें थोड़ा विश्वास पहले की अपेक्षा अधिक है। तो 60 का समय गुजरने पर, 60 की कविता गुजरते हुए तो जीवन मूल्यों के प्रति आस्था थोड़ी थोड़ी तो बढ़ती है। तो 60वें दशक में मैं सिर्फ इसके प्रति इंगित करता हूँ, सब लोगों के प्रति या उनकी कविता के बारे में, तो सभी कविताओं के बारे में बताने का आवश्यक तो वही टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। 7वें दशक के काव्य की प्रवृत्ति सपाट बयानी है। सपाट बयानी मीन्स उसमें एक प्रकार का क्लैरिटी है, सीधे सीधे बता देना। वैसे ही हमारा कमलेश्वर की कहानी है तो इसमें सपाट बयानी है। तो नरेशन, तो कविता का नरेशन ठीक तरह वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें सपाट बयानी है। तो पूर्ववर्ती दशक में काव्यधारा थूप छाह की तरह, मेलुम नडलुम बोला, थूप छाह की तरह प्रवाहित होती थी। उसमें गतिरोध था, अस्पष्टता थी, दुरूहता थी, एक प्रकार की क्लिष्टता एवं दुर्बोधता थी। तो यहां पर आते हुए तो 7वें दशक में तो इसमें थोड़ा बहुत तो जीवन मूल्यों के प्रति आस्था, तो आस्थावाद अधिक उभरने लगा। परिवेशगत परिस्थिति से जूझता हुआ कवि वर्तमान संदर्भों से प्रभावित सशक्त वाणी में अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इस दशक में 7वें दशक में 7वें दशक में इससे भी बड़े बड़े कवि है, लेकिन जो तो जिसके नाम हमारे पास आए उसको हम प्रकाशित करते हैं या संप्रेषित करते हैं। प्रस्तुत दशक में देवेंद्र आर्य, डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम, डॉक्टर सुंदरलाल, डॉक्टर जगदीश कुमार, डॉक्टर विनोद, रमेश चंद्र मिश्र, रविंद्रनाथ दर्गल, रामदेव आचार्य, राजकुमार अजामिल, इसमें राजकुमार अजामिल तो प्रशस्त कवि है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी भी उल्लेखनीय कवि है, डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी, डॉक्टर देवेंद्र आर्य, डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम, इन सबके नाम यहाँ पर उल्लेखनीय है। इस दशक के कवियों में आस्था, विश्वास, सहानुभूति, बौद्धिक क्षमता, चिंतन एवं सशक्त जीवन दर्शन है। तो इन लोगों में जो स्कैटरिंग, जो बिखराव आया था हमारी, तो और एक बात है, धूमिल जैसे कवि तो मुक्तिबोध के बाद में जहां हमारे राजनीतिक क्षितिज में तो एक प्रकार का गतिरोध आया, तो उसके बाद बहुत समय बाद ही इमरजेंसी आपातकाल आता है। लेकिन 60 में भी 60-65 तक आते आते राजनीति में गतिरोध आया था। तो इसलिए जहां सुदामा पांडे धूमिल, तो धूमिल की कविता में ज्यादातर राजनीति है, सोशलिज्म के बारे में, एक न आने वाला कल के बारे में उन्होंने बहुत अधिक लिखा है। तो बिखराव को समेटने की क्षमता और समाज के लिए मशाल थामने की प्रवृत्ति, टॉर्च, मशाल थामने की प्रवृत्ति, ये और एक नया मानवीय विश्वास तथा राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध कर देने वाली प्रतिबद्धता, जैसे ही मैंने बताया इन लोगों में
साहित्यिक पक्षधरता है। तो हमारे सुदामा पांडे धूमिल या केदारनाथ अग्रवाल, एक हथौड़ा वाला फिर जन्म हुआ, ऐसी कविता में तो साहित्यिक पक्षधरता है। तो सामान्य आदमी के प्रति, आम आदमी के प्रति तो उसमें आसक्ति है। सामान्य आदमी की जिजीविषा को, उसके मोह भंगों को कविता के महफिल में संवारने का, सजाने का प्रयत्न इन लोगों ने किया है। तो बिखराव को समेटने की क्षमता, मानवीय विश्वास तथा राष्ट्रीय चेतना के प्रति प्रतिबद्ध रहना तो 7वें दशक के कवियों का काम रहा है। तो इस बीच ही एक दूसरा कवि है, कवि आफे। कवि आफे का कविता संग्रह एक चेहरा 25 दरारे, दरार എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിള്ളലാണ്, एक चेहरा 25 दरारे, कवि आफे का ये कविता संग्रह है। प्रस्तुत दशक की एक उपलब्धि है। डॉक्टर कथूरिया की एक कविता है, व्यू से जूझता अभिमन्यु। साधारण अभिमन्यु नहीं है, व्यू से जूझता अभिमन्यु में अत्याचार की धार मोड़ने की कसम कवि ने खाई है। व्यू से, व्यू मीन्स VIEW, व्यू, व्यू से जूझता अभिमन्यु, डॉक्टर कथूरिया। और एक कवि है कवि विनोद, तो 17 के भी का कवि है, कवि विनोद का आशीर्वाद से बचो, आशीर्वाद से बचो। तो दूसरा कवि है केवल गोस्वामी, बंद कमरों की संस्कृति, बंद कमरों की संस्कृति। रमेश राही, जबड़ों में फंसी आकांक्षाएं। सुरेश किसले का काव्य है हलफनामा, सुरेश किसले हलफनामा। केवल गोस्वामी, बंद कमरों की संस्कृति। कवि विनोद का काव्य है आशीर्वाद से बचो। आदि सब 7वें दशक की चरमोपलब्धि है। तो कवि अब आजकल एक प्रकार का साम्य, सामंजस्य, संतुलन एवं व्यवस्था को देखने या परखने के आदि है। सामंजस्य को, किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज या सामंजस्य, एक प्रकार का संतुलन। तो विखंडनकारी प्रवृत्तियां हैं, उस युग में विखंडनकारी प्रवृत्तियां थी, राजनीति में बहुत अधिक विखंडन आ गया था। उस स्थिति को संभालने के लिए कवि तो यथार्थवाद के ऊपर तो संतुलन एवं व्यवस्था को देखने के लिए अपनी लेखनी चलाई है। और उसके बाद और थोड़ा मैं बताता हूं, 8वें दशक की कविता मुख्य रूपों से 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। 8वें दशक की कविता तो प्रथम वर्ग तो परंपरा से सटकर, परंपरा से युक्त होकर आगे बढ़ती है। परंपरा युक्त एक धारा है। दूसरी धारा नूतनता का आग्रही एक धारा भी है, परंपरा से युक्त होकर। तो परंपरा से युक्त होने वाले ज्यादा कवि है। एक वर्ग लेखनी को तो उसी रूप में उसका प्रयोग उन्होंने किया है। दूसरे लोग तो प्रसार, प्रचार एवं प्रोपेगेंडा के हेतु, प्रोपेगेंडा के हेतु ज्यादा अधिक साम्यवादी कवि है। तो दूसरे वर्ग के लोगों को, जैसे केदारनाथ अग्रवाल, जैसे केदारनाथ अग्रवाल तो वास्तव में मार्क्सवादी कवि थे। केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, आप सबके बारे में आप जानते हैं। तो इस 70 के समय में उन्होंने कविता लिखी है, 70-80 के आसपास। तो वे लोग तो इसके दूसरे वर्ग के कवि है जो प्रसार, प्रचार और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, प्रोपेगेंडा वास्तव में राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। तो आजकल वे लोग उतना उत्साही नहीं है। तो काव्य संवेदन का सत्य, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा अधिक दिनों तक तो यूरोपीय देशों में नहीं जीवित रह सकता। तो काव्य संवेदन ही सबसे बड़ा सत्य है हमारे लिए। तो कबीरवाणी हो, शायद निराला की प्रगतिशीलता हो, या धूमिल की कविता हो,
तो फैंटेसीबद्ध मुक्तिबोध के सबसे बड़े 2-3 कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस, एक अरूप शून्य के प्रति उसमें ईश्वरीय सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उन्होंने लिखा है, एक अरूप शून्य के प्रति। तो ब्रह्म राक्षस में भी फैंटेसी है। तो आज की जिंदगी को समेटने का प्रयास है। आज की जिंदगी में जिस प्रकार एक सामान्य मानव को उड़ने की आकांक्षा है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। तो आज स्थितियां इतना या उसमें कसमसाहट है, तो उस शिकंजे में वो फंसा हुआ है कि तो ब्रह्मराक्षस का व्यक्ति, ब्रह्मराक्षस और किसी दूसरी स्त्री को हड़प लेकर भाग लेने वाला व्यक्ति है, वो प्रयत जैसा तो मृत्यु के बाद वो रहता है। तो लेकिन वो ये आधुनिक ब्रह्मराक्षस है जो कई समीकरणों के भीतर, एक सूनी बावड़ी के भीतर जकड़ा हुआ आदमी है। उसको वाणी दी है हमारे महान कवि मुक्तिबोध ने। तो उसमें भी काव्य संवेदन है और एक बड़ा फैंटेसी है। तो वो आदमी अपनी जिजीविषा को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में वो असफल रहता है। तो सूनी बावड़ी की कविता है, शायद ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर विभाग में शायद यह होगा। तो काव्य संवेदन ही हमारे लिए सत्य है। तो काव्य यदि भाव, बुद्धि और कल्पना में सामंजस्य स्थापना नहीं कर सकता तो वो कविता ही नहीं है। तो कविता बनने के लिए, तो कविता के रूप में इस हिंदी के साहित्यिक जगत में उड़ पाने के लिए, हिंदी ही नहीं किसी भी साहित्य के व्योम में उड़ते रहने के लिए इसमें भाव, बुद्धि और कल्पना, इन तीनों में सामंजस्य होना बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे ही जीवन जगत में समन्वय साबित करना। तो दूसरी बात है कि प्रोपेगेंडा के कभी कुछ समय बाद वे लोग मूर्छा हो जाते हैं। यद्यपि नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, अग्रवाल जैसे कवि, अग्रवाल के कविता तो शायद, तो उसका एक टाइटल है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। तो वहां भी कविता का विकास और उसकी ऊर्जा जो मानवीय चेतना से मिलकर कविता आगे बहती है। केदारनाथ की कविता में इस ऊर्जा की चेतना में ढालने का संकल्प है, एक रेसोल्यूट माइंड है। मनुष्य जब चेतना से युक्त हो जाता है तब प्रकृति की ऊर्जा उसके श्रम में रूपांतरित होता है। केदारनाथ का कहना है कि शायद कविता हो, जो भी सृजनशील साहित्य हो, तो ये कविता की चेतना तो प्रकृति की ऊर्जा में परिवर्तित होकर, वैसे ही निराला ने तोड़ दी पत्थर की कविता लिखी, इन्होंने भी लिखा। तो उसमें तो हमारे भीतर, कवि के भीतर एक टंकार सुनता है। तो ये है क्षोभ है। तो वे लिखते हैं, आंग खुली कर उठा कलेजा कड़का, धूल छाड़ कर सोता मानो फड़का, रात ढली दिन हुआ उजेला दौड़ा, ताबड़ तोड़ चला बेजुड़ा हथौड़ा। सब हथौड़ा के बारे में है। तो एक महान, जैसे आप जानते हैं, निराला ने बहुत पहले इस श्रम सौंदर्य को कविता में बांध दिया था। यहाँ भी तो इस आदमी की चाहत है कि अपना पुत्र के जन्म होने पर, एक पुत्र का जन्म हुआ है तो इसलिए मजदूर की आकांक्षा पूरी हुई है। आज की भांति नहीं है
हम लोग जानते हैं कि एक बेटी के जन्म होने पर उसको नर्स बनाने के लिए केरल के लोग उन्हें भिजवाते हैं, वैसी बात नहीं है। तो यहाँ पर बेटे के जन्म होने पर तो श्रम का सौंदर्य, तो श्रम का खुला सौंदर्य इस कविता में है। तो हथौड़े से संबंधित प्रसिद्ध कविता है, तो वास्तव में एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। तो ये खड़ी बोली कविता में रचित श्रम सौंदर्य की उत्तम कविता है। श्रम सौंदर्य का बोध कैसे उदित होता है, मैंने सिर्फ इसकी ओर इशारा किया। आप लेकर केदारनाथ अग्रवाल को लेकर, तो ये कविता लेकर आप पढ़िए, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। तो बड़ी स्तरीय कविता है। तो 8वें दशक के बारे में हम बताते हैं। 8वें दशक की कविता मुख्य रूप से 2 वर्गों में बंटी हुई थी। इसमें दूसरी तरह के कवि है नागार्जुन, त्रिलोचन। 70 में भी वे लोग लिखते थे, 8वें दशक में भी है त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। आजकल वे नहीं है, मेरा विचार है कि सन 2000 के आसपास उनका निधन हो चुका था। तो काव्य संवेदन हमारे लिए बहुत ही सत्य है। तो और एक कवि है डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी, उनकी कविता है डूबता सूरज उगता सूरज। कविता का नाम है डूबता सूरज उगता सूरज। तो ये कविता 2 संस्कारों की प्रतीक है, जिसमें एक और कांग्रेसी सरकार का पतन है, दूसरी ओर सन 75 एवं 67 के आसपास की कविता, 77-78 के आसपास की कविता है, जिसमें कांग्रेसी सरकार का पतन तथा जनता सरकार का सत्ता में आने का संकेत है। तो कविता का नाम है डूबता सूरज उगता सूरज। तो एक दूसरे कवि है प्रेम प्रकाश गौतम। तो उनके काव्य में भी देश प्रेम है, शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति है, वर्ग वैषम्य के प्रति सोच विचार है, तो निर्भीकता का स्वर है, तो देशद्रोहियों के प्रति प्रतिशोध की भावना है। तो ये सब 8वें दशक के कवि है, जीवन प्रकाश जोशी, प्रेम प्रकाश गौतम, ये सब। तो 9वें दशक में आने पर 9वें दशक में हिंदी काव्य धारा एक नया मोड़ लेकर गहराई में उतरती है। एक नया मोड़ लेकर तो कविता फिर आगे उतरती है। तो पिछले दशक की अपेक्षा तो इसमें गतिशीलता है, प्रवाहपूर्णता है, कहीं वो कविता ओज गुण तो उसमें युक्त है। कवियों का चिंतन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर है। तो समकालीन कविता में इन ऐसी प्रवृत्तियां भी, तो ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जैसे हमने बताया था, तो पहला युग नहीं, 60 का दशक यदि मोहभंग का दशक है, तो 90 में आने पर तो उसमें स्वाभिमान है, आत्मसम्मान की भावना है, आत्मस्थापना है, और एक स्टेप बढ़कर तो राष्ट्रोन्नति से मुक्ति की आकांक्षा है। तो कहीं कहीं रूढ़िबद्ध कविता से मुक्ति भी आकांक्षा भी है। तो 90 के दशक में तो कवियों का चिंतन ज़्यादा अधिक, तो उसके पहले या शुरुआत में तो वो कविताएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर टिकी रही, लेकिन उसका एक बहुआयामी स्वर है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अधिकांश घटनाओं को, जो सामाजिक घटनाएं हैं, तो इमरजेंसी के आपातकाल के आने पर आप लोग जानते हैं, तो इंदिरा गांधी जी थे, तो उस समय इमरजेंसी आपातकाल तो कुछ समय तक इमरजेंसी क्लाम किया गया, और उस समय में वैसे ही तो ये मीडिया पर बहुत अधिक तो मीडिया को कसने का, तो मीडिया में सेंसरशिप लाने का प्रयास भी हो गया था। तो इन
ऐसे कवियों के विषय में तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, तो विज्ञान के बढ़ते हुए चरण, नए नए वैज्ञानिक परीक्षण, ऐसे ही नए नए वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ कंप्यूटर का आगमन भी तो 80 के दशक और 8वां दशक की शुरुआत में होता है। कंप्यूटर का आगमन, बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था, जीवन के हर क्षेत्र में द्रुतगामी होने का तो जाने की आकांक्षा, तो प्रतियोगिता की भावना, जैसे हम भूमंडलीकरण के बारे में आजकल कहते हैं, तो प्रतियोगिता, हॉट कॉम्पिटिशन, तो आदि प्रवृत्तियां 90 के दशक में, 90 के आसपास तो हिंदी कविता में तो आने लगी थी। तो कवियों को तो ऐसी प्रवृत्तियों ने कवियों को एक नए सिरे से नए दर्शन लेकर सर्जन करने की प्रेरणा दी। तो प्रभाकर श्रोत्रिय इस सोच को सही रूप में शब्दबद्ध किया है। तो हमसे हमारे हम छोटे छोटे प्रोफेसर है, उन सब से बड़ा प्रोफेसर है प्रभाकर श्रोत्रिय, उन्होंने लिखा है, उन्होंने इसे लिखा है, 80 के बाद प्रकाशित काव्य संग्रहों में जीवन के बहुमुखी अनुभवी खंडों को, जीवन के बहुमुखी, तो उसमें एक प्रकार का नानात्व है, जीवन में नानात्व आया है, डाइवर्सिटी आया है। जैसे ही आजकल आते आते तो अरुण कमल की कविता हो, तो उदय प्रकाश की कविता हो, या कुमार अंबुज की कविता हो, उसमें कविता का या कविता में तो एक बहुआयामी स्वर, तो उसमें विद्रोह है, थोड़ा थोड़ा विद्रोह है और बहुआयामी स्वर है। तो 80 के बाद प्रकाशित काव्य संग्रहों में जीवन के बहुमुखी अनुभवों को सृजनात्मक स्तर पर उतारने की कोशिश बढ़ी है और लोक सापेक्षता अर्थात लोकप्रियता है, रिलेटिविटी है, सापेक्षता वास्तव में रिलेटिविटी है, जनता के मन से सटकर काव्य सृजन में लिप्त होने की चेतना, लोक सापेक्षता और वाद के साथ, वाद दृष्टि के साथ तो उस सोच के आयाम में बड़ा परिवर्तन, तो या उस समय में परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है, उदारता है और विविधता भी आई है। इस दशक के कवियों में तो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की और कुछ थोड़ा बताकर, इस समय तक मैं नहीं आने का आकांक्षी नहीं, लेकिन तो कुछ साल पहले तक या कुछ समय तक विचार रखने का आकांक्षा रखता हूँ। तो विचाराधीन दशक में, 90 के दशक में तो इस समय तक नहीं आया, तो बहुत सारे कवि हैं। तो हम सब, मैं, रोहित सर या हम जो आपके टीचर है, हम लोग सब तो सृजन के क्षेत्र में केवल पुच्छल तारे हैं। त्रिपाठी जी महान है, त्रिपाठी जी के बारे में नहीं, हम सब पुच्छल तारे हैं, छोटे छोटे ग्रह है। तो बड़े बड़े कवियों के बारे में बताने पर हम लोग केवल पुच्छल तारे हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने पुच्छल तारों के पर लिखा था, विचाराधीन दशक की कविता मानव मन के बीच जो खाई खुद गई, उसमें पहचान लुप्त हो गई। उस खाई को पाटने के लिए, खाई मीन्स रिवुलल, उस खाई को पाटने के लिए एवं संबंधों को पहचानने की कोशिश करता है। मानवता वर्गवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयवाद तथा भाई भतीजावाद में कैद हो गई, तो वो भी उससे बाहर निकालने के लिए आजकल व्याकुल है। 90वें दशक की हिंदी कविता यथार्थवाद की विकास यात्रा का पड़ाव है। डॉक्टर बलदेव वंशी एक दूसरा महान है। जीवन प्रकाश जोशी 90वें के दशक में भी है। प्रोफेसर डॉक्टर ललित शुक्ल, सुरेश चंद्र गुप्ता, कृष्ण कुमार विद्यार्थी, वसंत पांडे,
कामिनी भटनागर, डॉक्टर रमेश गुप्त, नगेंद्र जी, जगदीश चंद्र त्यागी, राजेश तनेजा, शिवकुमार शर्मा, वीणा गुप्ता जी, खेलचंद्र आनंद, डॉक्टर महेंद्र निर्दोष, सुरेश नीरव, ये सब 90 के दशक के नए कवि हैं। तो डॉक्टर देवराज पथिक राष्ट्रीय चेतना के जनवादी कवि है। उनके कवियों में राजनेताओं को या उनकी डट कर पोल खोली गई है। चिकित्सकों, राजनेताओं, समाज सेवियों एवं अवसरवादी मंत्रियों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। कवि का नाम है डॉक्टर देवराज पथिक। पल्लवों की ओट, പല്ലവ മീൻസ് തളിരലയ, തളിരലയുടെ ചാർത്ത്. തളിരല ചാർത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാവ്യസങ്കലനമാണ് 1978 पल्लवों की ओट में 7 कवियों की रचनाएं संकलित है। ज्ञानवती सक्सेना, उर्मिलेश, ज्ञानेंद्र सिंह, डॉक्टर छोटेलाल शर्मा, हरिशंकर सक्सेना आदि आदि। त्रिशुक नाम के संकलन में, त्रिशुक 1977, त्रिशुक में डॉक्टर विजय अमित और सुशील नामक कवि ने दलित वर्ग की पीड़ा को बांधने का, दलित वर्ग की पीड़ा, स्वदेशानुराग तथा मानवीय मूल्यों को पकड़ने की भरसक कोशिश की है। फिर एक संकलन है नवागत। नवागत का संपादन एवं प्रकाशन 9 युवा कवियों ने इसी वक्त तो 90 के दशक में किया। तो उसमें कुछ कवियों के नाम इस प्रकार है: कमलेश मेहता, अनिता बत्रा, सुरेश कुमार, हरिवंश चोपड़ा, दिनेश दधीजी, मधु शर्मा, राजेंद्र सिंह, अशोक भाटिया, जितेंद्र वशिष्ठ आदि। तो एक दूसरा काव्य संग्रह है अंजलि भर जुगनू, सुरेश चंद्र गुप्ता का एक काव्य संग्रह है। 90 के दशक में आने वाला काव्य संग्रह है अंजलि भर जुगनू। इसमें सुरेश चंद्र गुप्ता ने समसामयिक समस्या, परिवेश, वर्तमान व्यवस्था, युगबोध, वैयक्तिक योग्यता, रिश्वतखोरी आदि सब समस्याओं को, आदि सब प्रश्नों को बांधा है। जनजीवन का फटकाव, जीवनाभाव, असंतोष, परिवेश की आंतरिकता, ये सब तो ऐसी कविताओं में 90 की कविताओं में छलकता है। युद्ध के संत्रास, शस्त्रों की होड़, अणु युद्ध की आशंका, तो मानवीय संकट, निराशा आदि सब यहाँ पर है। तो ये 90 की कवियों में है। तो सुरेश यादव की कविता है उगते अंकुर। तो उगते अंकुर मानव मन की व्याकुलता एवं छटपटाहट को अच्छी तरह संप्रेषित करती है। उगते अंकुर। त्रिशुक 1983, त्रिशുക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാവ്യ സങ്കലനമാണ്, സംഗ്രഹമാണ്. അത് നേരത്തെ വന്നു, 1977 മറ്റോ വരുന്നുണ്ട്. 77 में पहले आया और त्रिशुक में 83 में प्रकाशित संग्रह में है वसंत पांडे, कामिनी भटनागर और युवा वर्ग के असंतोष। तो व्यस्त जीवन को इन्होंने तो शब्दबद्ध किया है। तो और उसके बाद का 1-2 पॉइंट बताकर मैं इसे समाप्त कर दूंगा, ज़्यादा अधिक समय हो गया है। प्रतिध्वनि नामक एक काव्य संकलन, प्रतिध्वनि 1984, प्रतिध्वनि, उसके कवि है डॉक्टर रमेश गुप्त, रमेश चंद्र मिश्र, खेलचंद्र आनंद, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर मंजुला, प्रेमनाथ आदि 7 कवि है। डॉक्टर महेंद्र है, डॉक्टर वीणा गुप्ता भी है। तो इनका विषय है, तो इसमें ज़्यादा अधिक विषय इस प्रकार है: अस्तित्ववाद है, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का वो स्वाभाविक रूप में यूरोप से
आया है। कीट्स आदि कवि है, वर्ड्सवर्थ आदि सभी प्रकृतिवादी कवि है। प्रकृति की गोद में रहकर ही, जैसे पल्लव या युगवाणी ऐसे कहता हमारा सुमित्रानंदन पंत वास्तव में प्रकृति के कवि रहे। प्रकृतिवाद, नवजागरण, स्वार्थपरता को का धिक्कार करते हुए तो इन लोगों ने सत्यानुभूति के रूप में यथार्थवादी चित्रण सामने रखा है। और बहुत सारे कवि हैं, लेकिन इन सब के बारे में बताना मेरा जिक्र नहीं। तो एक प्रमुख कवि आप जानते हैं, तो पहले तो लीलाधर जगुड़ी के बारे में किसी ने भाषण दिया। जगुड़ी जी के 11 संग्रह है, केवल संग्रहों के नाम मैं बताता हूँ। शंखमुखी शिखरों पर भाषण हुआ था, जगुड़ी पर भाषण हुआ था, शायद हुआ आयതാ നടന്നാണോ आइलो ना अल्लाह अल्लाह പക്ഷേ टॉपिक ना तो എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ऐसा लिखा है। तो उनका एक प्रमुख काव्य संग्रह है नाटक जारी। 11 संग्रह है, शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, राजनीति टॉपिक है। 1972 इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द 81 1981, भय भी शक्ति देता है। तो उसमें बहुत प्रशस्त कविता है अनुभव के आकाश में चांद 1994 94, अनुभव के आकाश में चांद। महाकाव्य के बिना 95, ईश्वर की अध्यक्षता में 99, खबर का मुंह विज्ञापन से ठगा है 2008। जितने लोग, ये सबसे नया काव्य संग्रह है, 2013 में आने वाला काव्य संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम। तो उसके प्रेम के परिदृश्य में भी कवि ने बहुत अधिक लिखा है। और ऐसे बहुत सारे कवि हैं, और इन सब के बारे में बताना उद्देश्य नहीं है। फिर भी और एक अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है अभी कुछ और, वो भी उल्लेखनीय काव्य संग्रह है अभी कुछ और। दिगंबर उनकी एक अन्य कविता है, तो भी उम्मीद चुनती है, शायद प्रतीक्षा 2 आदि कविताएं भी समकालीन कविता की श्रीवृद्धि करने में सिद्ध है। अरुण कमल के बारे में, अशोक वाजपेयी के बारे में हमने सुने हैं। कमल का 2-3 नई कविताएं इसमें है, नई नहीं, उनका अरुण कमल की कविताएं है। कविता संग्रह के नाम है अपनी केवल धार इलाके में, नए इलाके में तो छपा है, लेकिन तो इसका स्क्रिप्ट सूक्ष्म है। पुतली में संसार, ये सब उनके काव्य संग्रह है। तो नई कविता भी इसमें, तो आप वागर्थ ऐसा कुछ सब्सक्राइब करिए, वागर्थ में आई है सबसे जरूरी सवाल, देश के बारे में कविता है। और एक वृद्ध की रात, फिर भी कुछ तो है जो मुझे खड़ा कर रहा है इस उम्र में, कभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं होता। अरुण कमल की कविता है, कभी भी बिल्कुल अंधेरा नहीं होता, न सूरज न चांद न तारे न तड़ित कौंत, फिर भी कहीं कौंतता है सर्पमणि, किसी कंदरा के पास स्फटिक तटप, कोई भी समय बिल्कुल अंधेरा नहीं। ऐसी कविता है एक वृद्ध की रात। योग फल दूसरी कविता है। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं। दूसरे कवि है ऋतुराज नामक एक कवि, इसमें शाह आलम, ऐसे नए बहुत सारे नए कवि है, शैलेंद्र शांत। और अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह का नाम है अभी कुछ और। दिगंबर, तो भी उम्मीद चुनती है, शायद प्रतीक्षा 2। अन्य कविता है हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी और क्या होता है आदि कविताएं
समकालीन कविता की चरमोपलब्धि है। और एक अन्य कवि है कुमार अंबुज। कुमार अंबुज तो युवा पीढ़ी के संवेदनशील कवि है, आक्रोश करने वाले कवि है कुमार अंबुज, जिनके 4-5 काव्य संग्रह है। किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण आदि ख्याति प्राप्त काव्य संग्रह है। उन्होंने घर परिवार और संबंधों में जो आत्मीयता है, उस संबंधों में जो आजकल तो आत्मीयता नष्ट हो गई है, लेकिन आत्मीयता को एक बार तलाश करने की बात है अंबुज में। तो ऐसे बहुत सारे कवि यहाँ तो उपस्थित है। हमारे बीच में भी सृजन करने वाले आशीष त्रिपाठी जी है। इन सब कारणों से आजकल हम बहुत अधिक खुश है। और दूसरा कुमार अंबुज की कविताएं वास्तव में किवाड़ की 2-3 कविता में किवाड़ तो पहला काव्य संग्रह है। और सबसे बाद में आने वाला उनका संग्रह है अमीरी रेखा 2011। किवाड़, क्रूरता, अनंतिम, अतिक्रमण, अमीरी रेखा 2011। तो अतीत के बारे में तो हमारे आजकल की आकांक्षाओं के बारे में भी सब कवि बताता है। मेरे पास इच्छाओं की पोटली थी और कट, मेरे पास इच्छाओं की थी और वक्त की एक छोटी सी लाठी। वक्त एक लाठी के रूप में है, लाठी रूप है। और वक्त की एक छोटी सी लाठी जिसके सहारे अनिर्णयों का अरण्य पार करना था। अनिर्णयों का अरण्य वन है, जंगल है। तो कवि वास्तव में इस किवाड़ कविता में, तो किवाड़ की कविता है, उसका नाम है मेरे पास। तो परंपरा के साथ तो या और तो कवि ने बहुत अधिक न्याय दिया है। तो और कविता का नाम है मेरे पास। तो कवि संकल्प है किवाड़, अमीरी रेखा, अतिक्रमण, अनंतिम 1998 आदि कविताएं हैं। और मैं इन सबको समेट लेना चाहता हूँ। समय की संक्षिप्तता के कारण, समयाभाव के कारण, तो मैंने पहले ही बताया था। तो युग चेतना से सापेक्ष होकर, तो युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को बांध कर, तो समय से होड़ करते हुए आज के कवि को कदम रखना है। तो उस पहल में जो भाव भंगिमाएं है, फिर भी यथार्थता का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य है। तो इसलिए तो बड़े बड़े और तो छात्राओं का विचार है इतना मात्र कवि है, तो बहुत सारे अधिक अनेक कवि है। कुमार विकल, तो आप चंद्रकांत देवताले के बारे में जानते हैं। ऐसे तो समकालीन कवि भी थे, चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगुड़ी आदि एक समांतर कवि की परंपरा भी यहाँ थी। तो अनेक कवि है, चंद्रकांत देवताला उसमें प्रमुख है। कुमार विकल, तो उनकी एक कविता का एक छोटा अंश है। कुमार विकल जिसकी जीवन संध्या में अभी, उसमें कविता में भी उसका नाम है कुमार विकल, जिसकी जीवन संध्या में अब भी धूप पूरे सम्मान से रहती है, क्योंकि वो अब भी धूप का पक्षधर है। हमने साहित्यिक पक्षधरता के बारे में बताया। हमारे विमर्शकों ने, श्रोत्रिय जी ऐसे बड़े बड़े प्रकांड विमर्शक कुमार विकल को धूप धर्मी कवि बताते हैं। धूप धर्मी कवि बताते हैं। तो उनकी कविता में अपने समाज की व्यवस्था एवं राजसत्ता के प्रति, तो उसमें तो अंधेरे में जो लोग हैं उन्हें धूप के प्रति आग्रह करने का आगाह है, तो ऐसी आकांक्षा है। तो वे भी वामपंथी कवि रहे हैं। पर फिर ऐसे बड़े बड़े कवि तो पाश्चात्य दुनिया में जितने महान कवि हैं, वैसे ही हमारी हिंदी जगत में भी तो अनेक कवि हैं
कामयाबी हासिल करने वाले अनेक कवि हैं। तो हमारे जनतंत्र की खोज में तो भाषा की रात कविता धूमिल की कविता है। तो अनेक कविता लिखने वाले महाशय अनेक है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है, कौर में और जो सड़क पर और है संसद में और है। तो ये इन छद्मवेशियों को, राजनीति में जो छद्मवेश पहनने वाले जो बाघ है, उन ऐसे छद्मवेशी लोगों को वास्तव में उनकी तलाश करने का एक महान अनुष्ठान धूमिल ने किया था। तो यहाँ पर मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। केवल 90 तक मैं आया तो हमारे बड़े विद्वान प्रोफेसर स्कॉलर हमारे बीच आए हुए हैं। त्रिपाठी जी है, साथ साथ रोई जी है, हेमा जी भी है। उन सब का समय वक्त चुराने का कोई साहस में नहीं करता। बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए कोलंजेरी सेंट पीटर्स कॉलेज के विभाग के प्रति, यहाँ के प्रिंसिपल के प्रति, शीला जी, सिंधु जी, मीना, सब यहाँ 5 अध्यापक आए हैं। अब हमारे लिए बहुत परिचित लोग हैं, तो उनके बारे में और एक बार मैं बताना नहीं चाहता। तो आपके सबके प्रति मैं आभारी हूँ। और मैं बहुत साल पहले भी यहाँ आया था, तो कुछ नौकरी के संबंध में, पत्नी की नौकरी के उपलक्ष्य में 20 साल पहले मैं इधर कोलंजेरी में ही आया था, ये सेंट पीटर्स कॉलेज में ही आया था। पुनः यहाँ आने की सौभाग्य मिली है। शत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब आगे